हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया कि हम चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं और हमने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 12 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब आज की वीडियो में मेनली हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करने वाले हैं और जिस पॉजिटिविटी और एनर्जी से हमने इस पूरे चैप्टर को किया है, उम्मीद करता हूं कि उसी ही पॉजिटिविटी और उसी ही एनर्जी से हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं हमारे उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या पूछा गया है, प्रूव दैट 3a माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस ए 3b माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी 3c इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हमें सॉल्व करना है और इसके इक्वल प्रूव करना है। वैसे 11 से लेके 15 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वहाँ पर लिखा गया विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर वो ना भी लिखा रहता तो भी हम इसको विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ही करते, क्योंकि देखो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले ना ऐसा करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं, ठीक है। तो लेट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3a माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी, तो माइनस बी प्लस ए 3b माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी 3c। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर आप इसको अभी सॉल्व करने बैठोगे, अभी एक्सपैंड करने बैठोगे, अब बैठोगे तो शाम हो जाएगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो काफ़ी टर्म्स बनेंगे, यहाँ पर डबल डबल टर्म्स हैं। तो इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टीज़ का। तो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, मैपिंग की। तो जब मैं मैपिंग के पास गया तो मैपिंग में सबसे पहले हमारा स्टेप लिखा गया है, वन विद ऑल एलिमेंट्स आर सेम इन ऑल रोज और कॉलम्स बट इन ऑल्टरनेट पोजीशंस। अब यहाँ पर 3a है और कहीं पर नहीं है, माइनस ए प्लस बी यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं और कहीं पर भी नहीं है, मतलब ये फर्स्ट कैटेगरी नहीं है। ट्राइंग टू टेक आउट कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी रो और कॉलम, तो यहाँ से कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं रो वाइज। यहाँ से ए कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, नहीं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप निकाल सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये प्लस में है। प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखोगे कि ये जो टर्म्स है ना, प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखोगे कि ये जो टर्म्स है ये प्लस में है, तो यहाँ से आप ए को कॉमन नहीं ले सकते। कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो ऐसे लिख देते हैं। ये जस्ट मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा कि आप भी गलती करोगे। कुछ बच्चे जो मैथ में थोड़ा सा वीक होते हैं वो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ से ए कॉमन नहीं आ रहा, सेम वे से यहाँ से भी ए कॉमन नहीं आ सकता और किसी भी रो में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। उसके बाद ले दे के हमारे पास दो स्टेप्स हैं, ट्राइंग टू ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी रो और कॉलम बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 6, ट्राइंग टू मेक जीरोस और सिमेट्री। तो जीरो और सिमेट्री ही मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। अब इसमें जो है वो जीरो बनाना भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि देखो अगर हम जीरो बनाने जाएंगे, जैसे यहाँ पर 3b है, अब अगर मुझे इसको ज़ीरो करना है, अगर मुझे माइनस ए प्लस बी को ज़ीरो करना है, तो मेरे पास यहाँ पर मतलब कुछ ऐसी टर्म होनी चाहिए। देखो मैं आपको बता ही देता हूँ, जैसे यहाँ पर माइनस ए प्लस बी है, ठीक है, और यहाँ पर है माइनस सी प्लस बी। अगर इसको मैं ज़ीरो करना चाहता हूँ तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो भी ये ज़ीरो नहीं बनेगा, और अगर मैं इसमें कुछ मल्टीप्लाई ऐड करूँगा तो भी इससे हमारी बात जो है वो ईजिली नहीं बनेगी। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ज़ीरो वाला कंसेप्ट भी नहीं लग रहा। अब इसके बाद ले दे के हमारे पास सिर्फ एक सिमेट्री ही बचती है। अगर मैं सिमेट्री बनाने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले ना देखो, आपको वैसे एक बात ऐड कर देता हूँ, जब भी आप सिमेट्री बनाने जाओ तो अपने डिटर्मिनेंट को बहुत ध्यान से देखो, उसमें कुछ ना कुछ हिंट आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पर मुझे मिल रहा है, देखो ध्यान से, 3a माइनस ए माइनस ए, अभी आपको समझ नहीं आएगा। 3b माइनस बी माइनस बी, 3c माइनस सी माइनस सी, ये हमेशा एक पैटर्न के रूप में आपको मिलेगा। देखो सिमेट्री जो होती है वो आपको एक पैटर्न दिखेगा। मुझे पैटर्न दिख रहा है कि यहाँ पर 3a है, यहाँ पर माइनस माइनस ए है, 3b है माइनस बी है, 3c माइनस सी है, तो यहाँ पर कुछ पैटर्न है। तो मैं इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करके मैं देखना चाहता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे मुझे ऐसा लगता है, देखो मैं तो टीचर हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, बट मैं हमेशा आपको भी एक वे देना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
नहीं तो मैं भी डायरेक्टली कर सकता था कि इसको ऐसे कर दो। अब मुझे पता है कि अगर इसको मैं इसमें ऐड करूँ, देखो वैसे ही बता देता हूँ आपको, 3a में अगर माइनस ए प्लस बी, हमेशा रफ में करके देख लिया करो, इसको ऐड करूँ तो क्या बनेगा, 3a माइनस ए 2a माइनस ए प्लस बी प्लस सी। और बहुत अच्छी टर्म बनी है इसको ऐड करके, इसको ऐड करके बहुत अच्छी टर्म बनी है, मुझे a प्लस बी चाहिए भी। अब एक बार इसका भी हाल देख लो, इसमें भी यही होगा, 3b माइनस बी 2b माइनस बी बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो यानी कि यहाँ से मुझे पता लग गया कि सिमेट्री में कैसे करूँगा, या इसको मैं सिमेट्री में कैसे करूँगा, C1 कॉलम 1 में मैं कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर देता हूँ। तो करते हैं, तो देखो हमारे पास कितना आया। ठीक है, तो कॉलम 1 में चेंजेस करने हैं ना, करते हैं। तो देखो कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3a प्लस माइनस ए प्लस बी प्लस माइनस ए प्लस सी। 3a माइनस ए 2a, यहाँ कितना आएगा, a ही आएगा। ठीक है, प्लस b प्लस सी, कितनी अच्छी बात है। माइनस b प्लस a, यहाँ पर है 3b, यहाँ पर है माइनस b प्लस सी। 3b माइनस b 2b माइनस b, यहाँ पर a है, यहाँ पर c भी है। सेम वे से माइनस c प्लस a माइनस c प्लस b प्लस 3c, 3c माइनस c 2c माइनस c प्लस b प्लस a। तो बहुत अच्छी सिमेट्री बन गई मेरे पास। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। कॉलम 2 को आप वैसे ही लिख दो। ठीक है, सेम वे से कॉलम 3 को भी आप वैसे ही लिख दो। तो जो क्वेश्चन मुझे स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, मतलब मुश्किल का मतलब ये होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि हम कौन सा स्टेप लगाएं जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाए। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मैं यहाँ से कॉमन फैक्टर टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, कौन सा कॉमन फैक्टर है, a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम कॉलम 1। मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कुछ भी कॉमन जो है वो निकाल सकता हूँ। तो a प्लस बी प्लस सी मैंने कॉमन निकाल लिया और मैं अपने आंसर के या राइट हैंड साइड के एक स्टेप के पास आ गया। तो यहाँ पर माइनस ए प्लस बी 3b माइनस सी प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी 3c। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में सभी एलिमेंट सेम हो, इफ़ एनी रो और कॉलम है ऑल द एलिमेंट्स आर सेम देन रो 2 माइनस रो 1, या ये वाला। अब यहाँ पर कॉलम में एलिमेंट सेम है तो मैं रो वाले ऑपरेशन लगाऊंगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रो 2 पे ऑपरेट करने वाला हूँ, रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 माइनस रो 1। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो a प्लस बी प्लस सी, तो रो 1 में मुझे कोई चेंज नहीं करना तो उसको वैसे ही लिख दो आप। ठीक है, सभी चेंजेस मुझे किस में करने हैं, रो 2 में। तो रो 2 माइनस रो 1, यहाँ पर 1 है वहाँ पर 1 है तो 0। ठीक है, यहाँ पर 3b है वहाँ पर है माइनस ए प्लस बी। तो कितना आएगा, 3b प्लस a माइनस b, तो 2b प्लस a, या a प्लस 2b लिख लो इसको, a प्लस 2b। ठीक है, अब सेम वे से रो 2 में और कौन सा है, माइनस बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी। तो कितना आएगा, माइनस बी प्लस सी प्लस ए माइनस सी। ये भी कट हो गया तो यहाँ पर कितना रह गया, ए माइनस बी। अब आगे चलते हैं, रो 3 माइनस रो 1, तो 1 माइनस 1 0 ही आएगा। माइनस सी प्लस बी, वहाँ पर है माइनस ए प्लस बी, तो माइनस सी प्लस बी प्लस ए माइनस बी, तो ए माइनस सी। 3c माइनस माइनस ए प्लस सी, तो 3c प्लस ए माइनस सी, तो a माइनस 2 सॉरी प्लस 2c, a प्लस 2c, तो a प्लस 2c। ठीक है, तो इतना हमने इसको मतलब कि सॉल्व कर लिया। अब देखो हमने 2 0 बना लिए, मतलब एक कॉलम में हमने 2 0 बना लिए और इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर और कोई ज़ीरो भी नहीं बन रही है, कोई टर्म्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो इसको मैं एक्सपैंड करने वाला हूँ।
जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1, तो इसको मैं रो 1 से एक्सपैंड करने वाला हूँ। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो इसको हम एक्सपैंड करने वाले हैं बाय रो 1, तो करते हैं। अब इस a प्लस बी प्लस सी को ऐसे ही लिख लो, बड़ी ब्रैकेट 1, तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं। तो हमारे पास कितना बचेगा, ध्यान से देखो, a प्लस 2b, a माइनस बी, a माइनस सी, a प्लस 2c, माइनस यहाँ पर है माइनस ऑफ a प्लस बी। अब इससे आपने डरना नहीं है क्योंकि ये जो टर्म्स है ये ज़ीरो ही बन जाएंगी, ठीक है, जस्ट फॉर्मेलिटी है। तो माइनस a प्लस बी वाली रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारे पास बचेगा 0 0, a माइनस बी, a प्लस 2c। नेक्स्ट प्लस यहाँ पर है माइनस a प्लस सी। सेम वे से इसकी रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 0 0, a प्लस 2b, a माइनस सी, तो ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व, कोई मुश्किल नहीं है। लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट टॉप, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया, तो देखो कितना आएगा हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट 1। अब इसको मल्टीप्लाई बेसिकली मुझे करना है, a प्लस 2b को मुझे मल्टीप्लाई करना है a प्लस 2c से, माइनस a माइनस b को मुझे मल्टीप्लाई करना है a माइनस c से। माइनस ऑफ माइनस a प्लस b, 0 इंटू समथिंग 0, माइनस 0 इंटू समथिंग 0, प्लस माइनस a प्लस सी, 0 इंटू समथिंग 0, माइनस 0 इंटू समथिंग 0। ठीक है, तो हमने इतना सॉल्व कर लिया। अब देखो आगे चलते हैं। कैलकुलेशन देख के घबराना मत, सिर्फ यही कैलकुलेशन हमें करनी है, ये ज़ीरो ही हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो अंदर कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ac। ठीक है, फिर 2b को कर लो, 2ab प्लस 4bc, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको भी करते हैं, यहाँ माइनस डाल लो, ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ac माइनस ab प्लस bc, ये ब्रैकेट क्लोज्ड। माइनस a प्लस बी इंटू 0 कितना आएगा, 0, माइनस a प्लस सी 0 कितना आएगा, 0। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। a प्लस बी, हम अपने आंसर के बहुत पास हैं, तो 1 को तो ख़त्म ही कर दो, a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2ab प्लस 4bc, माइनस a स्क्वायर, माइनस को अंदर ले जाओ, प्लस ac प्लस ab माइनस bc। ठीक है, अब देखो जैसे ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल आउट, तो हमारे पास कितना बचा, a प्लस बी प्लस सी। अब देखो इसको ध्यान से, 2ac ac, तो इसको मैं लिखने लगा हूँ 3ac। सेम वे से 2ab ab कितना आएगा, 3ab। सेम वे से 4bc माइनस bc कितना आएगा, 3bc। अब आपको क्लियरली दिख रहा है अपना आंसर, तो यहाँ से मैं 3 को कॉमन ले सकता हूँ, वैसे भी मुझे अपने आंसर में 3 चाहिए, तो ac प्लस ab प्लस bc। अब मेरा जो आंसर है वो आ चुका है। अब इस 3 को आगे लिख लो, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर इसको ढंग से लिख लेते हैं, ab प्लस bc प्लस सी। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से नहीं, एक्चुअली हमारी राइट हैंड साइड से मैच कर रहा है, और इसको हमने बड़ी ही ईजिली प्रूव कर दिया। मतलब इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। देखो हमने क्या किया, हमने देखो जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखा तो मैं मैपिंग के पास गया। अब मैपिंग ने मुझे कहा कि ये फर्स्ट कैटेगरी नहीं है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ज़ीरो नहीं बन रहा, तो सिमेट्री देखी मैंने। सिमेट्री कैसी थी कि 3a माइनस ए, सेकेंड रो में 3b माइनस बी, कुछ ऐसी सिमेट्री थी, मैंने उनको ऐड किया तो मेरे पास a प्लस बी प्लस सी बन गया। अब उसको मैंने कॉमन लिया। जब यहाँ पर 1 1 1 आ गया उसके बाद मुझे कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा वही फेवरेट स्टेप, रो 2 माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 1, एक्सपैंड किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन 14th की बात करते हैं। प्रूव दैट 1 प्लस पी 1 प्लस पी प्लस क्यू 2 3 प्लस 2p 4 प्लस 3p प्लस 2q 3 6 प्लस 3p 10 प्लस 6p प्लस 3q इज इक्वल टू 1। मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है इसका आंसर 1 आना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। अब फिर से हम सबसे पहले इसमें कुछ भी करना हो, हम सबसे पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे और फिर देखेंगे मतलब कि अपनी मैपिंग के पास जाके कि वो हमें क्या मतलब गाइड करती है, सजेस्ट करती है। तो 1 2 3 1 प्लस पी 3 प्लस 2p 6 प्लस 3p 1 प्लस पी प्लस क्यू 4 प्लस 3p प्लस 2q 10 प्लस 6p प्लस 3q। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड हम अपनी मैपिंग के पास जाएंगे और हमारी मैपिंग कहती है कि पहला स्टेप यही होना चाहिए, 1 विद ऑल एलिमेंट्स आर सेम इन ऑल रोज और कॉलम्स बट इन ऑल्टरनेट पोजीशंस। मतलब होना चाहिए का मतलब कि पहले हम यही चेक करते हैं। तो 1 यहाँ पर है और कहीं मतलब यहाँ पर तो है पर किसी, यहाँ ऐसा करो 1 प्लस पी देखो, 1 प्लस पी और कहीं पर भी नहीं है, यहाँ पर है बट वो किसी के साथ प्लस में है, तो ऐसी सिमेट्री यहाँ पर नहीं है। अब ट्राइंग टू मेक कॉमन फैक्टर, अब यहाँ पर कुछ नंबर मैथ्स में हैं, कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, तो यहाँ से कुछ कॉमन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे ये प्लस में टर्म्स हैं तो प्लस मतलब कि इसमें से कॉमन निकालना मुश्किल है। ऐसे नहीं बोल सकते कि पी को कॉमन ले सकते हैं, 1 को कॉमन ले सकते हैं, तो मुश्किल है। तो हमारे पास 2 ही स्टेप बचते हैं, ट्राइंग टू ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी रो और कॉलम आल्सो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 6 ट्राइंग टू मेक जीरोस और सिमेट्री। अब फिर से वही हमारे पास ऑप्शन बचती हैं। अब ऑप्शन बचने से हमें फ़ायदा क्या होता है, देखो मैं आपको सीधा करा सकता हूँ कि इसको बच्चों ऐसे कर दो, बट मैं आपको पूरी मैपिंग से गो थ्रू करवाता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप हर एक आस्पेक्ट को देखो कि ये हमने स्टेप यहाँ पर क्यों नहीं किया, अगर ये किया है तो क्यों किया है, और अगर ये नहीं किया तो क्यों नहीं किया। अब हमें पता कि हमारे पास जीरो या सिमेट्री ही है। अब यहाँ पर अगर सिमेट्री देखने की कोशिश करें जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन में थी कि 3a माइनस ए माइनस ए, 3b माइनस बी माइनस बी, 3c माइनस सी माइनस सी, सिमेट्री थी ना उसमें। अब इसमें देखें, देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, पहली बात तो ये सेम है, p है, फिर p के साथ q ऐड कर दिया। यहाँ पर देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 ऐसे टर्म्स हैं, तो सिमेट्री देखते हैं। यहाँ पर 2 है, अब यहाँ पर 1 और 1 सेम थे, यहाँ पर 2 और 3 डिफरेंट हो गए। अब यहाँ पर 2p था, यहाँ पर p था, p में q ऐड कर दिया। अब 2p नहीं है, यहाँ पर 3p है, उसमें 2q ऐड किया। सेम वे से 3 है, यहाँ पर 6 हो गया, 3p से 6p में 3q ऐड किया। मतलब यहाँ पर कोई सिमेट्री नहीं है। अगर सिमेट्री होती तो एक जैसे नंबर ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होते। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप बचता है, ट्राइंग टू मेक जीरोस। और इसको देख के तो मुझे थोड़ी सी घबराहट होती है कि इसको मैं ज़ीरो कैसे करूँगा, बट इसको देख के मुझे थोड़ी सी खुशी भी मिलती है कि इसको मैं ज़ीरो कर लूँगा, क्योंकि 1 को मैं किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके उसको मैं ज़ीरो कर सकता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होने वाला है, तो रो टू माइनस 2r1, इसका 2 टाइम इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ज़ीरो बन जाएगा, उसको एक्सपैंड कर दूंगा, बाकी सब कुछ मुझे नहीं पता कि क्या बनेगा। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं सोच रहा, तो मेरे पास यही ऑप्शन बची थी, मैंने यही किया। तो ऐसा करते हैं, रो 1 को पहले वैसे लिख लेते हैं, 1 प्लस पी 1 प्लस पी प्लस क्यू। ठीक है, अब रो 2 माइनस 2 टाइम्स r1, तो रो 2 में कौन है, 2, वहाँ पर 2 इंटू 1 मतलब 2 माइनस 2, दैट मीन्स 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आ गया। अब रो 2 में 3 प्लस 2p है, वहाँ पर 2 टाइम्स 1 प्लस p, तो कितना आएगा 3 प्लस 2p माइनस 2 माइनस 2p। अच्छी बात है, 3 माइनस 2 कितना आ गया 1, तो बहुत अच्छी बात होगी। मुझे वैसे पता नहीं था सीरियसली, बट मैं सिर्फ इसको देख के ज़ीरो बनाना था, और ये टर्म्स मतलब 2 से हम सिंगल टर्म में आ गए, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे यहाँ से भी थोड़ी सी उम्मीद है कि कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होंगी। ठीक है, माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस पी प्लस क्यू, तो 4 प्लस 3p प्लस 2q माइनस 2p माइनस 2q, ये कैंसिल आउट होगी। 4 माइनस 2 2, 3p माइनस 2p p, तो यहाँ से भी एक टर्म माइनस होगी, अच्छी बात है। तो यानी कि जो मैंने स्टेप्स किए हैं वो बिल्कुल सही किए हैं। तो रो 3 को आप वैसे ही लिख दो। अब सेम यही स्टेप मैं रिपीट करूँगा रो 3 पर। रो 3 पे कैसे रिपीट करेंगे, रो 3
माइनस 3 टाइम्स R1। अगर हम रो 3 माइनस 3R1 करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। रो 3 में 3 है, वहाँ पर 3 इंटू 1 मतलब 3 माइनस 3 मतलब 0। ठीक है, तो एक बार पहले मैं लिख देता हूँ 1 1 प्लस पी 1 प्लस पी प्लस क्यू 0 1 2 प्लस पी। ठीक है, अब मुझे जो भी चेंजेस करने रो 3 में करने हैं, पहला एलिमेंट कितना आएगा 0। यहाँ पर 6 प्लस 3p है माइनस 3 टाइम्स 1 प्लस पी, तो कितना आएगा 6 प्लस 3p माइनस 3p। तो 6 माइनस 3 तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट 10 प्लस 6p प्लस 3q माइनस इसको 3 टाइम्स मुझे 1 प्लस p प्लस q से मल्टीप्लाई करना है, तो देखते हैं कितना आएगा। देखो माइनस 3p माइनस 3q, तो 10 माइनस 3 7, 6 माइनस 3p प्लस 3p, तो यहाँ पर कितना आएगा 7 प्लस 3p। तो अब देखो जो मैं जिस स्टेप को लेने से मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं क्या बनेगा, अब वहाँ पर मैंने इसको ज़ीरो बनाने की कोशिश की, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ टर्म्स कम होगी, यहाँ पर भी। अब और कोई ज़ीरो मुझे लग नहीं रहा यहाँ पर बन रहा है। हाँ, एक ज़ीरो और बन सकता है वैसे, अगर आप इसको देखो, अगर आप इसको एक्सपैंड करना चाहते हो तो एक्सपैंड कर सकते हो। वही 2 ज़ीरो बन चुके हैं। ठीक है, बट मुझे यहाँ पर लगता है कि एक ज़ीरो और बन सकता है और उससे हमारी ये वाली ज़ीरो ख़राब भी नहीं होगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं रो 3 पे ऑपरेट करने वाला हूँ अगेन, रो 3 माइनस 3R2। ठीक है, तो करते हैं। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू रो 1 को तो वैसे ही लिख दो आप, तो रो 2 को भी वैसे ही लिख दो आप। अब मुझे जो भी चेंजेस करने हैं वो रो 3 में करने हैं। ठीक है, तो करते हैं। अब रो 3 माइनस 3R2, रो 3 में 0 है, 3R2 यहाँ पर भी 0, तो यहाँ पर 0 ही आएगा। यहाँ पर 3 है, वहाँ पर 3 इंटू 1, तो कितना आएगा 3 माइनस 3 0। अब यहाँ पर 7 प्लस 3p है, वहाँ पर 3 टाइम्स 2 प्लस p, तो 7 प्लस 3p माइनस 6 माइनस 3p, तो 7 माइनस 6 1। तो ये और भी अच्छी बात होगी कि एक ज़ीरो भी बना और यहाँ से मेरे पास जो टर्म्स हैं वो बहुत और भी ज़्यादा कम होगी। अब इसको मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ, तो एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1, तो इसको मैं रो 1 से एक्सपैंड करने वाला हूँ। तो देखते हैं हमारे पास कितना आएगा 1। अब 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा देखो 1 0 2 प्लस p 1 माइनस वहाँ पर है 1 प्लस p, तो 1 प्लस p वाली रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, वैसे सब कुछ ज़ीरो ही आएगा। तो हमारे पास कितना बचा 0 0 2 प्लस p 1 प्लस यहाँ पर है 1 प्लस p प्लस q, तो 1 प्लस p प्लस q वाली रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, तो हमारे पास बचा 0 0 1 0। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे लिए बहुत इजी है। लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया माइनस जो बाकी रह गया माइनस जो बाकी रह गया, तो देखो कितना आंसर आएगा 1 1 इंटू 1 1 माइनस 2 प्लस p इंटू 0 0 माइनस 1 प्लस p 0 इंटू समथिंग 0 माइनस 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 1 प्लस p प्लस q। सेम वे से 0 इंटू समथिंग 0 माइनस 0 इंटू समथिंग 0। ठीक है जी, अब देखो लास्ट स्टेप ये ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पर 1 रह गया माइनस 1 प्लस p इंटू 0 1 प्लस p प्लस q इंटू 0। अब जो एक लाइन रहती है लिखने वाली, अब उसको ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर थे, तो 1 इंटू 1 1 1 प्लस p इंटू 0 0 1 प्लस p के प्लस q इंटू 0 0 इज इक्वल टू 1। अब ये हमारी क्या है, देखो ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड, क्योंकि हमें यही तो प्रूव करना था।
अब देखो बेसिकली हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था। मैपिंग ने हमें बताया ना फर्स्ट टाइप बन रही है, ना कुछ कॉमन आ रहा है, ना यहाँ पर मतलब कि कोई सिमेट्री बन रही है, तो मैंने ज़ीरो बनाने की कोशिश की। ज़ीरो बनाता क्या, यहाँ पर भी टर्म्स कम होती गई और ज़ीरो बनाए और उसको एक्सपैंड कर दिया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 15th की बात करते हैं। साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, साइन बीटा कॉस बीटा प्लस डेल्टा, साइन गामा कॉस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब इस डिटर्मिनेंट का आंसर हमें ज़ीरो प्रूव करवाना है। अब ये क्वेश्चन इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ बच्चे जो होते हैं वो अल्फ़ा या बीटा गामा या डेल्टा को वो डेल्टा इन जो सिंबल, ये जो सिंबल्स हैं इनसे वो थोड़ा सा अनफेमिलियर होते हैं। जैसे जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, नॉन मेडिकल मेडिकल, वो इन जो सिंबल से वो फेमिलियर होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। बट जो कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये सिंबल्स जो हैं वो थोड़े से अनफेमिलियर होते हैं, मतलब उनको ये इनके बारे में कुछ पता नहीं रहता। और ऊपर से यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हैं और वो अपने मन में ही बिठा लेते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। अगर आपको कहीं पर भी लग रहा है कि आपको ये मुश्किल लग रहा है तो अल्फ़ा को आप ए लिख लेना, बीटा को बी, गामा को सी और डेल्टा को डी लिख के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आपको कंफर्टेबल है तो। जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया कि इन सिंबल्स से हमें डरना नहीं है, इन सिंबल्स का कोई भी काम नहीं है, जस्ट ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए है। अब इसका आंसर हमें ज़ीरो प्रूव करवाना है, तो सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इस बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, थोड़ा ध्यान से करेंगे। मैं आपको हमेशा की तरह एक वे देने की ही कोशिश करूँगा जिस तरह से हम हमेशा करते हैं। तो ये सारी कुछ साइन में है, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस अल्फ़ा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा, कॉस गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, तो अब देखो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हम अपनी मैपिंग के पास चलते हैं और हमारी मैपिंग हमें कहती है सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, वन विद ऑल एलिमेंट्स आर सेम इन ऑल रोज और कॉलम्स बट इन ऑल्टरनेट पोजीशंस। अब साइन अल्फा और कहीं पर है ही नहीं है, कॉस अल्फा और कहीं पर है ही नहीं है, तो मतलब ये फर्स्ट कैटेगरी हमारी नहीं है। उसके बाद ट्राइंग टू टेक आउट कोई कॉमन फैक्टर। अब यहाँ से साइन अल्फा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। कॉस अल्फा यहाँ से आएगा, यहाँ से नहीं आएगा, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ट्राइंग टू, आप इस रो कॉलम वाइज भी चेक कर सकते हो, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर साइन कॉमन निकाल लो, देखो ये साइन अल्फा है, ये साइन बीटा है, ये साइन गामा है, तो ये डिफरेंट हैं, तो इसलिए मैं कॉमन नहीं निकाल सकता। कुछ बच्चे ऐसी गलती करते हैं। कुछ बच्चे, तो मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, साइन को कॉमन लिया, अंदर आया अल्फ़ा बीटा गामा। देखो ऐसा कुछ नहीं करना, साइन अकेला कोई काम का नहीं है, जब तक हम उसका एंगल उसके साथ नहीं लिखते ये एक कंप्लीट फंक्शन नहीं है, तो इसलिए हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हमारे पास एक स्टेप बचता है, ट्राइंग टू ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी रो और कॉलम बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 6, ट्राइंग टू मेक जीरोस और सिमेट्री। अब देखो ज़ीरो, अब ये ज़ीरो बनाना भी मुश्किल है। अगर आप इसको ज़ीरो बनाना भी चाहो, मान लो ये चलो साइन अल्फ़ा की बात करते हैं, अगर आप साइन अल्फ़ा को ज़ीरो बनाना भी चाहो तो आपको इसको साइन बीटा को साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और साइन बीटा से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये ज़ीरो बनेगा। और ये जो टर्म्स हैं ना, ये जो टर्म्स हैं ये बहुत ही ख़तरनाक बन जाएंगी अगर आप इसको ऐसे करोगे तो। अब आप देख लो कितना टफ बनेगा अगर आप इसको माइनस करोगे। एक ज़ीरो तो बन जाएगा बट दूसरी टर्म्स जो हैं बहुत टफ बनेंगी, और हम हमेशा ऐसे स्टेप्स अवॉइड करते हैं जिनमें काफ़ी ताम झाम हो। हम हमेशा वही स्टेप फॉलो करते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन ईजी हो, ना कि मुश्किल। ठीक है, अब हमारे पास ले दे के सिमेट्री बचती है। अगर इसमें मैं सिमेट्री देखने की कोशिश करूँ, देखो अगर आपसे पूछूँ तो आप बोल सकते हो सर साइन साइन साइन, कॉस कॉस कॉस, ठीक है, कॉस कॉस कॉस, कुछ सिमेट्री तो है। अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, डेल्टा डेल्टा डेल्टा। अब मैं आपका ध्यान जो है ये इसी डेल्टा पर लाना चाहता हूँ, और इस पर ध्यान लगाने के लिए या समझाने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट वीडियो का।
आपको याद होगा इसमें भी कुछ भी नहीं हो रहा था, तो मैंने बोला था कि सिमेट्री यहाँ पर 1 1 1 है, तो इसको क्यों ना मैं जो हमारी प्रॉपर्टी है कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट को अगर ऐसी टर्म्स हों तो ब्रेक करके लिख सकते हैं, जैसे ए सी ई अलग से लिख लिया, बी डी एफ अलग से लिख लिया, बाकी डिटर्मिनेंट सेम है। तो यहाँ पर मुझे 1 1 ने बताया था कि मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ना ये डेल्टा 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 जो है, यहाँ से मुझे लग रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ कि डेल्टा डेल्टा सेम है, तो इसलिए मैं इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक करना चाहता हूँ। अब इसको तो मैंने ब्रेक कर लिया था बहुत ईजिली। अब ये कॉस के एंगल के अंदर है, तो इसमें मैं बाहर से कोई चेंज नहीं कर सकता, बट हाँ मेरे को एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता है कि जो कॉस ए प्लस बी है उसका फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। अब बताने को तो मैं बता सकता कि ये यूज़ कर लो, बट क्यों यूज़ करना है वो मैंने आपको बता दिया। हमारी मैपिंग ने बताया कुछ नहीं हो रहा। सिमेट्री से मुझे पता लगा कि इस डेल्टा को अगर मैं कहीं से सेपरेट कर पाऊँ तो शायद कुछ हो जाए, तो करते हैं। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फ़ा साइन डेल्टा, ए प्लस ए बी सेम साइन बीटा कॉस कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, साइन गामा कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर आपने तो क्वेश्चन को बहुत मुश्किल बना दिया, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सिंगल सी टर्म थी और हमने काफ़ी बड़ा लिख दिया। अब ये सब कुछ मैंने आपको बताया कि मैंने डेल्टा को सेपरेट करने के लिए किया। अब यहाँ पर इस कॉलम में दो टर्म्स हैं, मतलब बीच में क्या है माइनस, तो इसको मैं पहले सेपरेट आउट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो इसको कैसे सेपरेट करेंगे। अब देखो इसको करते हैं सेपरेट। देखो तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस कॉस डेल्टा। जैसे ही मैं इसको सेपरेट करूँगा ना, तो आपका जो आंसर है आपके सामने दिखेगा, कॉस बीटा कॉस डेल्टा साइन गामा कॉस डेल्टा। तो ये पहला डिटर्मिनेंट मैंने लिख लिया। मैंने आपको प्रॉपर्टी बता भी दी कि हम जिसमें चेंज करने से इस रो में था, ठीक है, ए सी ई लिख लिया, जी एच आई के एल एम वैसे ही लिखा। तो इस कॉलम में था, तो कॉलम 3 के मैंने जस्ट ये वाले एलिमेंट लिखे हैं, ठीक है। सिर्फ मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ये वाले एलिमेंट, ठीक। अब यहाँ पर मुझे आपको एक और बात क्लियर करनी है। अब यहाँ पर प्लस है तो मैंने बीच में प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है, वैसे तो मुझे माइनस डालना चाहिए, बट अगर आपको लगता है कि सर हम ऐसा नहीं कर सकते यहाँ, तो ऐसा करो आप बीच में प्लस ही डाल लो, ठीक है। बताता हूँ आपको अभी। तो यहाँ पर लिख लो साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा, क्योंकि इन दोनों रो से मुझे कुछ चेंज नहीं करना। अब ये जो टर्म्स हैं इसको आप ऐसे ही लिख लो, ये वाली मैं ग्रीन में थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। तो कितना आएगा, माइनस साइन अल्फ़ा साइन डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। तो मैंने दोनों को सेपरेट कर लिया, ठीक है। हो सकता है अभी आपको लग रहा होगा सर आप मुश्किल कर रहे हो क्वेश्चन को। बेसिकली ये मुश्किल नहीं, बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो अब अगर आपने ये माइनस यहाँ पर नहीं लिखना तो इसको माइनस को बाहर लिख लेना। अगर आप प्लस से कंफर्टेबल हो तो प्लस लिख के मैंने माइनस को अंदर लिख दिया। अब इससे जो आगे हमें सॉल्व करना उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे ना, एक छोटे से डिटर्मिनेंट से हमने फॉर्मूला लगाया और काफ़ी बड़े डिटर्मिनेंट में गए, वहाँ से मैंने उसको ब्रेक कर लिया। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो इसको, कॉस डेल्टा, ठीक है।
तो इस कॉस डेल्टा को आपको पता है मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से उसको बाहर निकाल सकता हूँ। तो कॉस डेल्टा को मैंने बाहर लिख लिया, तो मेरे पास आया साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, साइन गामा। सेम वे से कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा। यहाँ पर कितना रह गया? कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा। अब जैसे ही मैंने ये रो कंप्लीट या कॉलम कंप्लीट की है तो आपके मन में एक बात आई होगी कि सर 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 ये दोनों कॉलम्स क्या हैं? सेम। और यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रोज या कॉलम्स सेम है तो उसका आंसर डायरेक्टली कितना आता है? 0। तो यही हमें फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर भी कॉमन है, तो वो भी निकाल लो, साइन डेल्टा, साइन डेल्टा, साइन डेल्टा। ठीक है, ऐसा करो, इस माइनस को भी साथ में निकाल लो। तो मैं क्या करने वाला हूँ? माइनस साइन डेल्टा को बाहर लिखने वाला हूँ। अंदर मेरे पास कितना रहेगा? साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, साइन गामा। कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा। यहाँ पर कितना रह गया? साइन डेल्टा बाहर है, तो साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, साइन गामा। तो देख लो यहाँ पर भी दोनों कॉलम्स क्या हैं? सेम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बिकॉज C2 इज इक्वल टू C3। ठीक है, यहाँ पर बिकॉज C1 इज इक्वल टू C3, देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास कितना आया? कॉस डेल्टा यहाँ पर 0 माइनस साइन डेल्टा इंटू 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0 मतलब 0। और यही तो हमें प्रूव करना था। यहाँ से हमने अपने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था। ऐसा करते हैं, जल्दी से इसको रिकॉल कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट था, तो ये फर्स्ट टाइप नहीं था, मैपिंग ने हमें बताया कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 0 नहीं बन रहा, तो यहाँ पर मुझे डेल्टा वाली सिमेट्री दिखी और मैंने आपको इसको 12th क्वेश्चन से जोड़ने की भी कोशिश की थी कि वहाँ पर भी मैंने कुछ ऐसा ही किया था। अब इसको जोड़ने के लिए, मतलब इसको तो एक्चुअली तोड़ने के लिए मैंने क्या किया? इस पर ये फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी लगा दी। अब मुझे दिख रहा था कि यहाँ पर कॉस डेल्टा सेम है, साइन डेल्टा सेम है, तो मैंने दोनों को डिटर्मिनेंट्स को सेपरेट आउट कर दिया। जैसे ही मैंने सेपरेट आउट किया तो मैंने कॉस डेल्टा को कॉमन ले लिया, साइन डेल्टा को माइनस साइन डेल्टा कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर ये दोनों कॉलम सेम है, यहाँ पर ये दोनों सेम है, और अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई कॉलम या रो दोनों सेम हो तो उसका आंसर डायरेक्टली कितना आता है? 0। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो हमारा आंसर है वो आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की बात करते हैं। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x प्लस 3y प्लस 10z इज इक्वल टू 4, 4x माइनस 6y प्लस 5z इज इक्वल टू 1, 6x प्लस 9y माइनस 20z इज इक्वल टू 2। अब बेसिकली ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, और ये जो क्वेश्चन है अगर आपको सीधा सीधा बताऊं तो ये एक्सरसाइज 4.6 का है। मतलब यहाँ पर हमें मैट्रिक्स मेथड लगा के इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब आपको याद होगा मैट्रिक्स मेथड में हम क्या करते थे? मैट्रिक्स मेथड में सबसे पहले हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को Ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखते हैं। ए कौन सा मैट्रिक्स होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल मैट्रिक्स, बी कॉन्स्टेंट्स ऑन राइट हैंड साइड, एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स। और हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर हमारा वन सोल्यूशन आएगा, और यहाँ पर अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ये हमने 4.6 में अच्छे से सीखा था। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, कुछ बच्चों को ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखने का ढंग है इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, आपको पता है हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, मान लो मैंने वैसे ही कुछ लिख दिया, 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 4, कुछ भी लिख दिया। ठीक है, अब होता क्या था ऐसे क्वेश्चंस में मोस्टली कि ये x, y और z वेरिएबल हैं और इनसे हम कंफर्टेबल भी होते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली जो x, y, z है वो नीचे लिखे गए हैं। अब इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर x वेरिएबल है, देखो वेरिएबल क्यों है x?
क्योंकि इसकी कोई भी वैल्यू आ सकती है, 1 फिल किया तो 1 आंसर, 2 फिल किया 2 आंसर। सेम वे से अगर x वेरिएबल है तो 1/x भी एक वेरिएबल है। इसमें आप x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज फिल करते जाओ, डिफरेंट डिफरेंट आंसर आते जाएंगे, मतलब हमारा 1/x भी वेरिएबल है। अगर आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट ये जो मैट्रिक्स होता है x वेरिएबल मैट्रिक्स, हम वहां पर लिखते थे x y z, अब हमें जस्ट 1/x 1/y या 1/z लिखना है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है इसको करने में, तो आप ऐसा करो, लेट 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b, 1/z इज इक्वल टू c। मैंने इन वेरिएबल्स का नाम बदल के एक और वेरिएबल रख दिया, ठीक है। तो अब हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होगा, 2/x मतलब 2a प्लस 3/y मतलब 3b प्लस 10c इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट लिखते हैं 4a माइनस 6b प्लस 5c इज इक्वल टू 1, 6a प्लस 9b माइनस 20c इज इक्वल टू 2। अब आपको थोड़ा सा इसको देखने में अच्छा लग रहा होगा। अब ये हमारा नया सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, जस्ट आपके लिए लिखा है। अब सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि 3 मैट्रिक्स ढूंढने हैं। तो सबसे पहले लेट ए मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स कौन सा होता है आपको पता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल मैट्रिक्स। अब ये ए वेरिएबल है तो इसका कोफिशिएंट कौन है, 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 10, यहाँ पर 4 माइनस 6 5, 6 9 माइनस 20। तो ये एक 3x3 ए मैट्रिक्स मैंने लिख लिया। इसके बाद एक और मैट्रिक्स लिखते हैं एक्स, ये होता है वेरिएबल मैट्रिक्स। वेरिएबल अब हमारे कौन कौन से, ए बी और सी, ठीक है, जिनको मैंने खुद से नेम दिया, आप कोई भी नेम दे सकते हो। और लास्ट में बी मैट्रिक्स, कॉन्स्टेंट्स ऑन राइट हैंड साइड, 4 1 2। अब इनका ऑर्डर भी पहले डिसाइडेड होता है, ठीक है। तो अब आपको पता है, आपको पता हम इस पर क्या लिखते हैं, नाउ वी कैन राइट system of equations in the form of ax is equal to b। ये मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था। अगर आप a मैट्रिक्स को x मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, उसको b के इक्वल रखोगे, तो हमें यही सिस्टम मिलेगा। तो इसलिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसके बाद हमारा सबसे पहले, हमारी मैपिंग हमें कहती है सबसे पहले हमारा काम है a डिटर्मिनेंट को ढूंढना। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ मैं यहां पर लिख देता हूं, नाउ वी हैव टू फाइंड ए डिटर्मिनेंट। और ए डिटर्मिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1, ठीक है। तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी। अब आपको पता है सबसे पहली रो में कौन सा एलिमेंट है, 2, तो 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं। तो हमारे पास देखो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ -6 5 9 -20, ठीक है, माइनस। उसके बाद यहाँ पर 3 है, तो 3 वाली रो और 3 वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं। तो हमारे पास कितना आएगा, 4 6 5 -20। नेक्स्ट 10, ठीक है, तो 10 वाली रो और 10 वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं। तो हमारे पास देखो कितना रह गया, 4 -6 6 9। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे लिए बहुत इजी है। तो लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया। तो करते हैं ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2, -6 को -20 से किया 120 माइनस 9 5 45 -3, 4 को -20 से किया -80 माइनस 5 को 6 से किया 30 प्लस 10, 4 को 9 से किया 36 माइनस 6 को -6 से किया -36। तो विच इम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट 2 इंटू, इसमें से अगर 45 माइनस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 5 7, तो 75 रह गया यहाँ पर,
माइनस 3 इंटू -110 प्लस 10 इंटू 36 प्लस 36 कितना आएगा 72। तो कितना आ गया 150, यहाँ पर आ गया प्लस 330 प्लस 720। और अगर आप इनको प्लस करोगे तो हमारे पास कितना आएगा 0, 2 3 5 5 5 10, 1 आ गया, 7 3 10, 10 1 11, 12। तो विच एम्प्लाइज हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आ गया 1200, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। और अगर ये 0 नहीं है दैट मीन्स देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। और ए इनवर्स हमारा अगर एग्जिस्ट करेगा तो हम इसका सोल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो है, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स निकालना पड़ेगा। इन्वर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स चाहिए। तो कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं A11। तो -1 की पावर 1 + 1, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर -6 9 5 -20। तो लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो बेसिकली हमें 9 को फैक्टर्स ही फाइंड करने हैं। तो 1 + 1 इवन मतलब प्लस, यहाँ पर कितना आएगा 120 -45, तो कितना आ गया 75। ये हमने अभी अभी डिटर्मिनेंट में भी किया है। तो A12 तो -1 की पावर 1 + 2, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास कितना बच गया 4 6 5 -20। तो लेफ्ट टॉप अगेन माइनस जो बाकी रह गया 1 + 2 कितना होता है 3, मतलब ऑड मतलब माइनस, यहाँ पर आएगा -80 -5 6 30, तो माइनस यहाँ पर आएगा -110 मतलब 110। नेक्स्ट A13 तो -1 की पावर 1 + 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की वो बात कर रहे हैं। तो हमारे पास कितना आ गया 4 6 -6 9, ठीक है। तो लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो माइनस में जस्ट गलती नहीं करनी, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो जस्ट 1 + 3 4 है, इवन प्लस आएगा ना यहाँ पर। कुछ बच्चे 36 6 को -6 से किया -36 लिख देते हैं, वो गलत है, क्योंकि 4 9 36। अगर आपने मेरे बोलने के स्टाइल को देखा हो, मैं बोलता हूँ 4 9 36 माइनस पहले मैं बोल देता हूँ साथ में, क्योंकि माइनस यहाँ पर है। 6 को -6 से किया -36, तो यहाँ पर कितना आएगा 36 + 36 मतलब 72। तो नेक्स्ट A21 तो -1 की पावर 2 + 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचता है यहाँ पर 3 10 9 -20। अगेन लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो 2 + 1 अगेन ऑड आएगा, ऑड मतलब माइनस, तो बाहर माइनस आएगा, अंदर कितना आएगा -60 माइनस 9 को 10 से किया 90, तो अंदर आया -150 मतलब +150। अब सेम वे से A22 तो -1 की पावर 2 + 2, तो अगेन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हमें छोड़ना है, तो हमारे पास बचेगा 2 6 10 -20। तो अगेन लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो 2 + 2 4 मतलब इवन मतलब प्लस, यहाँ पर -40 -6 को 10 से किया 60 तो -100, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा A23 -1 की पावर 2 + 3, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम की बात कर रहे हैं, तो यानी कि वो बात किसकी कर रहे हैं 2 3 6 9 2 3 6 9। तो अगेन लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो 2 + 3 5 मतलब ऑड मतलब माइनस, 2 9 18 -6 3 18 माइनस कितना आएगा मतलब 18 - 18 0। तो A31 -1 की पावर 3 + 1, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की वो बात कर रहे हैं, तो उसको छोड़ देते हैं हम, तो हमारे पास बचेगा 3 10 -6 5। तो लेफ्ट टॉप माइनस
जो बाकी रह गया। 3 + 1 4, 4 मतलब इवन मतलब प्लस, 3 5 ज़ा 15 माइनस 6 को 10 से किया -60, तो कितना आएगा 15 + 60 मतलब 75। अब नेक्स्ट A32, तो -1 की पावर 3 + 2, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम की वो बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना रह गया 2 4 10 5, तो लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया 3 + 2 5, 5 मतलब ऑड, ऑड मतलब माइनस, 2 5 ज़ा 10 -4 को 10 से किया 40, तो -30 मतलब +30। तो A33 लास्ट को फैक्टर है हमारा, तो 3 + 3। थर्ड रो थर्ड कॉलम की वो बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना बचा 2 3 4 -6, तो अगेन लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया 3 + 3 6 मतलब इवन मतलब प्लस, -12 -4 3 ज़ा 12, तो कितना आएगा -24। अब मैंने 9 के 9 को फैक्टर लिख लिए, अब मुझे क्या लिखना है को फैक्टर मैट्रिक्स। तो को फैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं, यहाँ पर आएगा 75 110 72 150 -100 0 75 30 -24। तो ये हमने को फैक्टर मैट्रिक्स निकाल ली। अब इसका करना है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करते ही मुझे क्या मिलेगा एडजॉइंट ए। ठीक है, ट्रांसपोज करते मुझे क्या मिलेगा एडजॉइंट ए। पहली रो को कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो हमें हमारा एडजॉइंट ए मिल गया। अब जस्ट हमें इन्वर्स फाइंड करना है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे फाइंड कर लेते हैं। अब देखो लास्ट पेज पे हमने एडजॉइंट ए कैलकुलेट कर लिया था और आपको ए इनवर्स का फॉर्मूला पता है 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें पता थी 1200 और एडजॉइंट ए आपके सामने है। अब आपको पता है हमारी जो मैपिंग है वो कहती है कि वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद दिस। ठीक है, तो नाउ वी कैन फाइंड solution of given system of equation with x is equal to a inverse b। तो इस तरह से हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब आपको पता है कि x जो मैट्रिक्स था वो हमारा कैसा था ABC। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना 3x1 इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स आपके सामने है 1/1200 75 150 75 110 -100 30 72 0 -24। अब बी मैट्रिक्स जो कॉन्स्टेंट्स ऑन राइट हैंड साइड थे वो कितने थे 4 1 2। अब आपको पता है हमेशा की तरह नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए सेम, और फारदेस्ट पॉइंट क्या डिसाइड करते हैं हमारा ऑर्डर। कितना बनेगा ऑर्डर 3x1 और लेफ्ट हैंड साइड में भी 3x1 ही है, तो मतलब हमने जो है वो बिल्कुल सही किया है। तो ABC। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अब इस स्केलर को आप बाहर ही रहने दो, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी रो इसकी कॉलम। तो 75 को 4 से किया तो आएगा 300, 150 को 1 से किया 150, 75 को 2 से किया 150। अब और की कॉलम नहीं है तो सेकंड रो की बारी है। यहाँ पर 110 को 4 से किया 440, -100 को 1 से किया -100, 30 को 2 से किया 60। सेम वे से 72 को 4 से किया 288, 0 को 1 से किया 0, -24 को 2 से किया -48। तो ये हमारा एक 3x1 मैट्रिक्स आ गया।
तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास कितना आएगा, ऊपर 600, नीचे कितना आएगा 440 प्लस 60, 500 माइनस 100 400, 288 माइनस 48 कितना आएगा 240। तो ये हमने मतलब एक मैट्रिक्स निकाल लिया। अब इस स्केलर को भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक, देखो मैट्रिक्स है और स्केलर जो है उसको हर एक कांस्टेंट से, मतलब हर एक मैट्रिक्स के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 600 बाई 1200, 400 बाई 1200, 240 बाई 1200। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जब हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इसको ऐसे ही लिख लो। तो यहाँ पर इसको कट करेंगे तो 1/2, इसको कट करेंगे तो 1/3, इसको कट करेंगे तो 1/5। ठीक है, अब आपको पता है सिंस टू मैट्रिसेस आर इक्वल, therefore corresponding elements must be same। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है तो विच इम्प्लाइज ए कितना आ गया 1/2, बी कितना आ गया 1/3, सी कितना आ गया 1/5। अब देखो ये आपकी ए बी सी की वैल्यू है, बट बेसिकली हमें एक्स वाई और जेड को ढूंढना है। ठीक है, अब आपको पता है ए को हमने क्या लिखा था 1/x, 1/y, 1/z। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे जस्ट लिखना ही है, उसको मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर थे, ठीक है, ए 1/2, बी 1/3, सी 1/5 और ए बी सी एक्चुअल में हमने ये सपोज किए थे। तो विच इम्प्लाइज 1/x इज इक्वल टू 1/2, 1/y इज इक्वल टू 1/3, 1/z इज इक्वल टू 1/5। तो विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 5। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, जस्ट इतना था कि हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन था वो जानबूझ के इस तरह के टर्म्स में लिखा गया था कि हमें वहाँ पर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो कि 1/x 1/y ऐसे वेरिएबल थे, बट उनको मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में उसको ए बी सी नेम दे दिया और उसको एक सिंपल सी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में लिख लिया। बाद में मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, डिटर्मिनेंट निकाला, वो नॉन जीरो था, मतलब उसका सोल्यूशन है। तो मैंने इन्वर्स निकालने के लिए को फैक्टर निकाले, एडजॉइंट निकाला, ए इन्वर्स आ गया, उसको बी से मल्टीप्लाई किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया।